all of the students of this course. I have been asked to uh, share my views with you people on natural law theory of jurisprudence, natural law school of jurisprudence. So let us start. Uh, Language will be mixed, Hindi and English, and after introducing the chapter, and after introducing the uh, whereabouts about natural law theory, I will divide this chapter into few parts. First, ancient period. Ancient period means Unani period, in which Stoics will be included, and Roman periods also. This will be also discussed in ancient period. Dark Age, Dark Age, Saint Augustine. Thereafter, Middle Age. In Middle Age, we will discuss Thomas Aquinas, and thereafter Renaissance period, in which social contract theories took place, and we will study Hobbes, Locke, and Rousseau. Thereafter, modern age. In this age, we will study the twilight of natural law, extinction जिसको कहते हैं, twilight of natural law, revival of natural law with variable contents, and Indian scenario. This is the brief of scheme uh, which we will discuss during the course of conversation. First of all, what is natural law? Natural law, देखिए सबसे जो प्रमुख चीज है इसमें, we can see in the writings of Friedman and writings of present thinkers. Both are two sides, both are two banks of a river of natural law theory. दो किनारे हैं दोनों. फ्रीडमैन का एक स्टेटमेंट है, नेचुरल लॉ इज ए सर्च ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस फॉर मैनकाइंड एंड इट्स फेल्योर इन इट. अर्थात प्राकृतिक विधि के विकास की कहानी की झलक एक तरफ फ्रीडमैन के इस कथन में मिलती है कि प्राकृतिक विधि का इतिहास मनुष्य द्वारा पूर्ण न्याय की खोज और उसमें असफलता की कहानी मात्र. एब्सोल्यूट जस्टिस, सर्च ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस एंड फेल्योर इन इट, इसमें असफलता की कहानी मात्र. दूसरी तरफ जस्टिस स्टोन का एक भी स्टेटमेंट है. जस्टिस स्टोन कहते हैं, जूलियस स्टोन कहते हैं कि अनेकों बार की प्रतिक्रिया और ठुकराए जाने के बाद भी प्राकृतिक विधि में वह जीवन शक्ति बनी रही, लाइफमैनशिप बनी रही, कि यह हमेशा नई शक्ति के साथ पुनः वापस लौट आई. अनेक बार नेचुरल लॉ को अनेकों बार ठुकराया गया. क्यों ठुकराया गया? क्योंकि स्टेट लॉ से, पॉजिटिव लॉ से इसका हमेशा विरोध रहा, और जितनी बार विरोध रहा, जब पॉजिटिव लॉ का समय आया तो इसको ठुकरा दिया. लेकिन हर बार इसमें एक जीवन शक्ति बनी रही जिससे यह दोबारा वापस आ गई. इसका उदाहरण आप एक पौधे से ले सकते हैं. एक पौधा
इस कोरोना पेंडेमिक में एक पौधा हम लोगों को आया जिसके छाल या जिसके तने को उबाल करके पीने के लिए डॉक्टर्स भी कहे, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ सब लोग कहे, उसको कहते हैं गुरुच। गुरुच एक ऐसा पौधा है जिसको गोरोचन भी कहते हैं। गुरुच एक ऐसा पौधा है जिसको तोड़ लीजिए, 5 साल 7 साल बाद किसी मकान के किसी कोने में रख दीजिए, लेकिन 5 साल बाद भी अगर उसको मिट्टी में डाल दीजिएगा तो फिर वह पौधा जन्म ले जाएगा, जन्म ले लेगा। उसको अमृता कहते हैं। तो ये गुरुच को अमृता भी कहते हैं। उसमें अमृत, वही स्थिति प्राकृतिक विधि की है, उसमें अमृत है। प्राकृतिक विधि हमेशा ठुकराई जाती है। एक तरफ इसके विकास की कहानी फ्रीडमैन के इस कथन में मिलती है कि मानवता के लिए परम न्याय की खोज और उसमें असफलता की कहानी मात्र है। परम न्याय का खोज करती है प्राकृतिक विधि, लेकिन उसमें असफल हो जाती है। फिर परम न्याय की खोज करेगी, फिर असफल। दूसरी तरफ जूलियस स्टोन कहते हैं कि प्राकृतिक विधि के खिलाफ अनेकों प्रतिक्रियाओं, अनेकों बार की प्रतिक्रियाएं हुई, अनेकों बार इसको ठुकराया गया, लेकिन इसमें वह जीवन शक्ति बनी रहती है, जिसकी वजह से यह फिर नई उत्साह के साथ, नई शक्ति के साथ पुनः वापस लौट आती है। तो ये सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस के साथ प्राकृतिक विधि की अवधारणाओं में और विचारों में परिवर्तन भी होता रहा है, लेकिन एक संकल्पना हमेशा बनी रही, वह यह कि नेचुरल लॉ इज सुपीरियर देन पॉजिटिव लॉ। अब नेचुरल लॉ इनफैक्ट है क्या, इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए। राज्य के ऊपर भी एक विधि है, नेचुरल लॉ यहीं से शुरू होती है। राज्य के ऊपर भी एक विधि है। इस विचारधारा, यह विचार लगभग 2500 वर्ष पूर्व, 2500 years ago, this thinking took place in यूनान, in ग्रीक। 2500 वर्ष पूर्व ग्रीक में लॉ ऑफ नेचर का नाम देने वाले चिंतकों का प्रादुर्भाव हुआ था, लगभग 2500 वर्ष पूर्व। और उन लोगों का ये मानना था कि हर घटना के पीछे कोई न कोई नियम होता है। प्राकृतिक पदार्थ भी उसी नियम से संचालित होते हैं, और चूंकि मनुष्य प्रकृति की उपज है, इसलिए मनुष्य के पीछे भी एक नियम होना चाहिए। देयर शुड ऑल्सो बी ए रूल बिहाइंड मैनकाइंड। मानव शरीर भी एक नियम पर आधारित है, मानव का आचरण और व्यवहार भी एक नियम पर आधारित होना चाहिए, और इन सबके पीछे एक नियम है, भले ही वह मालूम न हो नियम, और मालूम हो जाने पर एक सीधा नियम मालूम हो जाएगा कि मानव का आचरण इस नियम पर आधारित है। मनुष्य में और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं में विवेक का अंतर होता है, विजडम का अंतर होता है। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ विजडम वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मैनकाइंड एंड अदर क्रिएचर्स। दूसरे वस्तुओं में, दूसरे पदार्थों में केवल विवेक का अंतर होता है, और इसी विवेक के द्वारा ही नियमों का पता लगाया जा सकता है। तो नेचुरल लॉ क्या निकला फिर? मनुष्य के विवेक से ऐसे नियमों की खोज जो विधि एवं न्याय के शाश्वत सिद्धांतों को बताते। विधि एवं न्याय के शाश्वत सिद्धांतों की खोज किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ रीजन ऑफ मैनकाइंड। मनुष्य के विवेक से विधि और न्याय के शाश्वत नियमों की खोज, इसी को डिस्कवरी ऑफ ट्रूथ
या बाय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, महात्मा गांधी ने इसे ही कहा कि सत्य का प्रयोग, उसी सत्य के प्रयोग को पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स, वे राइट्स क्या हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो इनकॉर्पोरेटेड राइट्स हैं, उनको हम फंडामेंटल राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट कहां से निकले हैं? क्या वे राज्य की देन है? ठीक है, वो संविधान में निहित है, संविधान कहता है कि वो हमारे मूल अधिकार हैं, तो वो मूल अधिकार हैं, लेकिन अधिकार क्या है? वो बेसिकली हमारे विवेक से निकले हुए अधिकार है। समानता विवेक की देन है, स्वतंत्रता विवेक की देन है। तो ये विवेक से उत्पन्न हुए चीजें हैं। जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा था कि मूल अधिकार संशोधन भी एक विधि है, संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है। दूसरी तरफ मधोलकर ने कहा कि नहीं, हर संविधान का एक आधार होता है और किसी को भी यह इजाजत नहीं दी जा सकती कि वह मूल अधिकारों का अतिलंघन करे। नो वन इज अलाउड टू वायलेट द बेसिक फीचर ऑफ द, टू फ्रस्ट्रेट द वेरी बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सब किससे उत्पन्न होता है? ज्ञान से, तर्क से, रीजन से। तो यहां हुआ ये, इसकी जब शुरुआत देखा जाए, हुआ ये कि शुरुआत में धीरे धीरे रोम में छोटे छोटे शहर थे और उन छोटे छोटे शहरों में अलग अलग लोग रहते थे। आज की भाषा में कहें तो वे दे ऑल वेयर सॉवरेन, दे ऑल वेयर सॉवरेन। ये सभी छोटे छोटे जो शहर थे वह संप्रभु थे, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में लोगों का आना जाना, विवाह व्यवहार, संबंध, संविदा, सब कुछ चलता था और सबको विनियमित करने के लिए हर नगरों के अलग अलग नियम कानून थे। वहां यह महसूस किया गया कि अगर सभी जगहों के लोगों का एक दूसरे शहर में आना जाना, व्यवहार विवाह, संविदा सब कुछ है, तो क्यों न किसी ऐसे नियम की व्यवस्था की जाए जो सभी शहरों में इन मामलों में लागू हो। सामान्य सिद्धांत क्यों न ऐसे किए जाएं जो सभी जगहों पर लागू हो। एक सेकंड बस। मैं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं अपना ये फोटोग्राफ जो स्पीकिंग का है ये मैं ऑफ कर लूँ और मैं बोलता रहूँ, नहीं तो डाटा खत्म हो जाएगा, इसलिए कि एक क्लास में ले चुका हूँ 1.5 घंटे का। ओके सर, ओके सर। श्योर सर, श्योर तो सर। फिर दिक्कत होगी, डाटा खत्म हो जाएगा तो टाइम नहीं कवर कर पाएंगे हम लोग फिर। है कोई दिक्कत तो नहीं होगी? दिक्कत होगी तो आप लोग पूछिएगा तो मैं तुरंत उस पर आ नो जाऊंगा। सर, नो सर, ओके सर। ठीक। तो ये महसूस किया गया कि क्यों ना कुछ ऐसे नियम डेवलप किए जाएं जो सभी शहरों पर एप्लीकेबल हो और जो जिसमें सारे सभी लोग जो है सभी लोगों को कवर किया जा सके। तो इस तरह से इसी चीज की खोज में कुछ नैतिक नियमों का विकास हुआ, कुछ नैतिक नियमों का विकास हुआ और वे नियम सभी जगहों पर लागू किए गए। तो इस तरह से कालांतर में रोम की विजय हो गई एथेंस पर, यूनान पर,
रोम की विजय हो गई। और वहाँ छोटे छोटे कबीले थे जो पहले, उन पर सब पर रोम की विजय हो गई। और रोम की पर विजय होने के बाद, लेकिन यह माना जाता है कि यह रोम की विजय नहीं थी, यह विजय बेसिकली यूनान की थी, ग्रीक की थी यह विजय। क्योंकि वहीं से सारी सभ्यता रोम में आई और रोम के माध्यम से यूनानी सभ्यता पूरे समूचे विश्व में फैल गई, ग्रीस की सभ्यता समूचे विश्व में फैल गई। लेकिन एनीवे, यह जस नेचुरले की बात यहाँ से आई। छोटे छोटे कबीले हुआ करते जिसमें जस नेचुरले, प्राकृतिक नियम, सत्य, जो इस पर आधारित थी कि सत्य की खोज विवेक द्वारा होनी चाहिए। और यह इसी को आदर्श मानते थे वो, और आदर्श को प्राप्त करने के लिए वो तरह के सतत प्रयास होना चाहिए। कंटिन्यू एंडेवर शुड बी मेड टू अचीव द ट्रूथ, अचीव द आइडियल्स। और अगर आदर्श प्राप्त नहीं होते हैं तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उस समय प्रचलित विधि अवैध थी, नहीं। संघर्ष और परिवर्तन की आकांक्षा होने पर भी लॉ ऑफ नेचर का महत्व बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि क्रांति करने वाले लॉ ऑफ नेचर की दुहाई देते हैं। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ आप लोगों को 1789 का, उस क्रांति की मान्यता ही यह थी कि व्यक्ति का जन्म अधिकारों के साथ होता है, स्वतंत्रता, समानता, ये सब क्या है? ये सब बंधुता, ये सब विजडम की देन है, रीजन की देन है। तो क्रांति करने वाला हमेशा, जैसे मार्क्स ने भी क्रांति का सपना देखा था, वहां भी नेचुरल लॉ की दुहाई थी कि अमीर गरीब का शोषण करता है इसलिए क्रांति होनी चाहिए, नेचुरल लॉ कि सबको बराबर होना चाहिए, सबको समान होना चाहिए। तो जब क्रांति करने वाला हमेशा लॉ ऑफ नेचर की दुहाई देता है और बाद में शांति लाने के लिए राज्य विधि को लोगों पर थोप देता है, अनिवार्य कर देता है, तो इस तरह से यह जो है सतत विकास का एक क्रम है जो चलता ही रहता है। इसलिए यह हमेशा हमने अभी बताया कि दो हिस्सों में क्लासिफाई किया जा सकता है, जो अब तक हमने डिस्कशन किया। जैसे हमने बताया अभी आप लोगों को कि फ्रीडमैन एक तरफ कहता है कि नेचुरलाइज सर्च फॉर एब्सोल्यूट जस्टिस टू मैनकाइंड एंड इन फेल्योर इन इट, एंड ऑन द अदर हैंड जूलियस स्टोन सेज दैट अनेकों बार के ठुकराए जाने के बाद भी प्राकृतिक विधि में वह जीवन शक्ति बनी रहती है कि यह उठ करके नए सिरे से फिर खड़ी हो जाती है। इन दोनों चीजों का अध्ययन करने के बाद एक बात ये आती है कि नेचुरल लॉ इज सुपीरियर देन दैट ऑफ पॉजिटिव लॉ। नाउ इट मे बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स। फर्स्ट, natural law is superior than state law, and any law made by state, if it is inconsistent with natural law, the state law will be void, that would be void. प्राकृतिक विधि राज्य विधि से उच्चतर विधि है, उच्च विधि है, जो अपने से असंगत पॉजिटिव लॉ को अविधिमान्य कर देती है। प्राचीन और मध्यकालीन चिंतक, मध्यकालीन अध्ययन इसे उच्च विधि के रूप में स्वीकार करते हैं, प्राकृतिक विधि को उच्च विधि के रूप में स्वीकार करते हैं। दूसरी तरफ मॉडर्न अप्रोच किस तरफ जा रहा है? मॉडर्न अप्रोच यह कह रहा है कि प्राकृतिक विधि एक आदर्श है और बिना अपनी विधिमान्यता को खोए, प्रभावित किए, सकारात्मक विधि को इसके अनुरूप होना चाहिए। बिना अपनी विधिमान्यता को खोए सकारात्मक विधि को इसके अनुरूप होना चाहिए। नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट्स की बात करता है, जिसके समर्थक स्टैमलर और कोहलर हुए थे। अब यहीं से
हम लोग नया चिंतन शुरू करेंगे। अब आएंगे हम धीरे धीरे सुकरात पर, प्लेटो पर, अरस्तु पर, सिसरो, जेनो पर, फिर मध्यकाल सेंट ऑगस्टाइन पर, सेंट ऑगस्टाइन के बाद थॉमस एक्विनास पर, फिर आएंगे रिनेसा पीरियड। रिनेसा पीरियड का इंट्रोडक्शन देकर के आज खत्म करेंगे। कल हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज, टू लाइट ऑफ नेचुरल लॉ एंड रिवाइवल ऑफ नेचुरल लॉ, इन सब के बारे में हम लोग कल अध्ययन करेंगे। बट एनीवे, बिफोर स्टार्टिंग Socrates, I would like to make a conversation with you people on the concept of justice. Very in a very lucent but small, but a very within a few words, within a 5 minute or 10 minutes conversation. If you people would like, then I will share the views, my views on theory of justice, concept of justice. Concept of justice. Would you like to make a conversation on concept of justice? Hello? Hello? क्या कॉन्सेप्ट न्याय की अवधारणा पर, यस सर। न्याय की अवधारणा पर कुछ विचार व्यक्त करूं? यस सर। कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पर कुछ विचार व्यक्त किया जाए कि सीधे ले चलें इसी नेचुरल लॉ थ्योरी को ही आगे बढ़ा दें? जैसा आप लोग पसंद करें। सर थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस का भी हो जाए। चलिए कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। श्योर सर। देखिए, जस्टिस इज एन आइडियल, न्याय एक आदर्श, एंड न्याय इज द अल्टीमेट एम ऑफ, justice is ultimate aim of law, and one of the aims to be achieved by law. न्याय हमेशा समाज में होता है, क्योंकि कोई व्यक्ति अकेले टापू पर खड़ा होकर न्याय की संकल्पना, न्याय का लक्ष्य नहीं बात कर सकता, क्योंकि समाज में ही विधि बनती है, समाज में ही विधि लागू होती है। इसलिए न्याय की संकल्पना भी, न्याय भी समाज में ही होता है। लगभग 2.5 वर्ष पूर्व कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस अस्तित्व में आया, नेचुरल लॉ जस्टिस, नेचुरल लॉ थ्योरी के साथ, और इसको अरस्तु लेकर के आया था, प्लेटो लेकर के आया था। प्लेटो ने कहा कि जस्टिस इज वर्च्यू, न्याय सद्गुण है। नेचुरल लॉ इज आल्सो वर्च्यू, प्राकृतिक न्याय भी सद्गुण है। तो ये कहते हैं कि जस्टिस इज वर्च्यू। फिर प्लेटो आगे कहता है कि नेचुरल जस्टिस इज बेस्ड ऑन डिवाइन लॉ, विच प्रिंसिपल्स आर perpetual, mutual, unchangeable, and beyond the limit of time and place. ये कहते हैं कि प्राकृतिक न्याय दैवीय विधि पर आधारित होता है, जिसके सिद्धांत शाश्वत होते हैं, परस्पर अपरिवर्तनीय होते हैं और देश तथा काल की सीमा के परे होते हैं। तो नेचुरल जस्टिस हो गया। लीगल जस्टिस क्या है? विधिक न्याय, द जस्टिस विच कैन बी असर्टेन्ड बाय एनी रूल ऑफ लॉ,
विधि के किसी नियम द्वारा सुनिश्चित किए जाने वाले न्याय को हम विधिक न्याय कहते हैं। एक प्रश्न उठता है कि इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नेचुरल एंड लीगल जस्टिस? आंसर वुड बी ऑफ कोर्स इट इज। संबंध होता है, दोनों में कहीं कहीं संबंध सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, कहीं कहीं दोनों में संबंध दोनों कॉमन होते हैं जिसको इंटरसेक्टिंग सर्किल कहा जाता है, दोनों कहीं कहीं एकदम अलग अलग होते हैं। कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन लीगल जस्टिस एंड नेचुरल जस्टिस। तीनों को जरा समझें एक एक उदाहरण से। जैसे नेचुरल जस्टिस कहता है कि अगर कहीं किसी व्यक्ति से उधार लिया है तो उस उधार को वापस करना चाहिए, यह नेचुरल जस्टिस कहता है। अब मान लीजिए बैंक से आपने एक कार या स्कूटर लोन लिया, तो नेचुरल जस्टिस कहता है वापस करना चाहिए, और अगर आपने वापस नहीं किया तो लीगल जस्टिस आगे आएगा, लॉ आगे आएगा और आपसे वह पैसा बैंक विधिक प्रक्रिया के माध्यम से वसूल कर लेगा। यह लीगल जस्टिस है। तो हियर नेचुरल जस्टिस इज सप्लीमेंटेड बाय लीगल जस्टिस। यहां उनके संबंध कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। दूसरा आता है वेयर बोथ आर कॉमन। जैसे हत्या करना अपराध है लीगल जस्टिस के अंतर्गत, वैसे भी अहिंसा परमो धर्म, हिंसा करना उचित नहीं है, हिंसा पाप है, नैसर्गिक न्याय कहता है। हिंसा अपराध है, विधिक न्याय कहता है। हियर बोथ आर कॉमन। थर्ड, देयर इज अनदर फील्ड आल्सो in which there is a complete separation between law and legal justice and natural justice. There is complete separation. जैसे एक उदाहरण लीजिए कि मां के गर्भ में जो भी भ्रूण आ गया, जो भी भ्रूण आया, मां के गर्भ में पल रहे भ्रूण को बच्चे की शक्ल में बाहर आने का अधिकार है। ये कौन कहता है? ये नेचुरल जस्टिस कहता है। ये नेचुरल जस्टिस कहता है कि मां के गर्भ में अगर भ्रूण आ गया, पल रहा है, तो उसे बच्चे की शक्ल में आना, बाहर आना चाहिए। अर्थात भ्रूण हत्या करना पाप है, ऐसा करना अपराध है, यह नेचुरल जस्टिस कहता है। लेकिन विधि और विधिक न्याय क्या कहता है? विधि और विधिक न्याय कहता है कि जितने भ्रूण हम लोगों की शक्ल में मां के गर्भ से बाहर आ गए हैं, उन्हीं के लिए भोजन, अन्न, वस्त्र और आवास की कठिनाई हुई है। जॉब क्राइसिस है। भोजन, वस्त्र और आवास जो तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है सबके लिए। जॉब नहीं है, खाने के लिए नहीं है, हमारे लिए ही कठिनाई है। तो और जितने भ्रूण हैं वो भी अगर आ गए तब तो बड़ा संकट हो जाएगा। इसलिए अगर प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म से अधिक बच्चे हैं, मानक से अधिक बच्चों को पैदा करना मना है, तो वहां भ्रूण का समापन करवाया जा सकता है उन विशिष्ट परिस्थितियों में। तो विधिक न्याय कहता है कि बच्चे की शक्ल में बाहर आए, और नैसर्गिक न्याय कहता है कि बच्चे की शक्ल में बाहर आए। विधिक न्याय कहता है कि सब पैदा हो जाएंगे तो खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो दोनों के क्षेत्र अलग अलग हो गए। यहां भ्रूण का समापन वैध कर दिया गया। अब यहां दोनों में टसल है। तो क्या जो भ्रूण के समापन करने की बात करते हैं वो कहते हैं वो गलत करते हैं, या जो भ्रूण की शक्ल में जो आ गए वो बाहर निकलना ही चाहिए उनको बच्चे की शक्ल में, ये गलत कहते हैं? ये टसल है, कौन से व्यू को सही माना जाए? हमेशा विधि और विधिक न्याय का यह प्रयास होता है कि अधिक से अधिक नैसर्गिक न्याय को अपने में समाहित कर ले। तो जो विधिक न्याय का यह प्रावधान है भ्रूण समापन का, वो अवैध नहीं है। नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट्स, जिसमें स्टेमलर और कोहलर आते हैं,
स्टेमलर और कोहलर का यह मानना है कि विधिक न्याय गलत नहीं है, लेकिन विधिक न्याय को नैसर्गिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वो भी विद्यमान हैं, लेकिन उनको भी अधिक से अधिक नैसर्गिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अर्थात कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए जिससे भ्रूण हत्या न हो, एबॉर्शन न करना पड़े, भ्रूण का समापन न करना पड़े, ऐसे तरीके अपनाए जाएं। इसे ही नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट्स कहते हैं। एक बड़ी समस्या आती है कि अगर राज्य या विधायिका किसी अन्यायपूर्ण कानून को पारित कर दे, किसी अन्यायपूर्ण कानून को पारित कर दे, इफ ए स्टेट और लेजिस्लेचर enacts or pass any unjust law, unlawful नहीं बल्कि unjust law, and all the constitutional means to restore its validity have been failure, then what should be done? Then disobedience of that very law is open and civil. यदि कोई अन्यायपूर्ण कानून राज्य द्वारा पारित कर दिया जाता है और वह कानून अन्यायपूर्ण है और सारे वैध तरीके उस कानून की वैधता को स्थापित करने के सारे वैध तरीके विफल हो जाए, तो उस स्थिति में उस कानून का उल्लंघन किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। वह बिल्कुल खुला है और सभ्य तरीका है। इसी का प्रयोग महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया। आपको याद दिला दे, वैसे तो आप लोग पढ़े होंगे इस बात को। गांधी जी को जब नमक कानून तोड़ने के कारण न्यायाधीश के सामने लाया गया तो गांधी जी ने कहा कि मैं जानता हूं, पूरे होशो हवास में जानता हूं कि मैंने आपका कानून तोड़ा है, लेकिन आपके कानून से भी ऊपर एक कानून है जो मुझे सतत इस बात की प्रेरणा देता है कि मैं आपके कानून का उल्लंघन करूं, क्योंकि आपका कानून अन्यायपूर्ण है, जनता पर जुल्म करने वाला है। ऐसी स्थिति में मैं आपके कानून का उल्लंघन करता हूं। अगर आप मेरी बातों से प्रभावित हो तो मेरे डायस छोड़कर मेरे साथ आ जाएं, अन्यथा आपको जो देना हो सजा मुझे दें, मुझे आपकी दी गई सजा मंजूर है। ये बात कहा महात्मा गांधी ने। अभी विगत दिनों आपने एक भारत में भी केस देखा होगा, और एक केस जिसमें प्रशांत भूषण ने न्यायालय से कहा कि मैंने अवमानना अगर किया है, वैसे तो किया नहीं, अगर किया है तो मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आपको जो दंड देना हो दे। मेरी अंतरात्मा कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। और अंततोगत्वा उनको ₹1 का नॉमिनल पनिशमेंट दिया गया। ये अगर अन्यायपूर्ण कानून पारित हो जाए और सारे वैध तरीके विफल हो जाएं तो सत्याग्रह ही रास्ता बनता, चाहे उसकी जो सजा हो। और अभी आपने हाल में देखा ही होगा कि ऐसे कानूनों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लिया विनम्रतापूर्वक। यद्यपि उनके मत में यह कानून उचित था, लेकिन कुछ लोगों को समझा पाने में असफलता के कारण से इस कानून को उन्होंने विनम्रतापूर्वक वापस ले लिया। यही राल्स भी इसी बात को कहता है। राल्स की थ्योरी सबसे अत्याधुनिक है, और राल्स ने भी इसी बात को कहा कि इफ एनी अनजस्ट लॉ इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर एंड ऑल द कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स टू रिस्टोर इट्स वैलिडिटी हैव बीन फेल्योर, देन disobedience of that very law is open and civil। एक तीसरी विचारधारा भी है न्याय की क्षेत्र में, और वह विचारधारा है कि समाज में जितने भी साधन हैं, सुविधाएं हैं, उनका सभी लोगों में समान वितरण होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उसका सभी लोगों में समान वितरण होना चाहिए।
लेकिन जब समान वितरण नहीं हो पाता है तो समाज में विकृतियां आती हैं। ऐसी स्थिति में क्या है, इस संकल्पना को अरस्तु लेकर के आया था, वितरण न्याय और सुधारात्मक न्याय की संकल्पना को। अरस्तु कहता है कि व्हेन द बैलेंस ऑफ distributive justice or when distributive justice fails, then the role of corrective justice comes in to restore its validity. जब वितरण न्याय का तुला गड़बड़ाए तब सुधारात्मक न्याय आगे आता है और फिर से सारे साधन सुविधाएं जो भी हैं उनको समाज में समान रूप से वितरण कर देता है। लेकिन एक और मान्यता है समाज में कि जितने भी समाज में जो भी साधन सुविधाएं अधिकार हैं, सभी लोगों को अपने बल पर, अपने बदौलत, अपनी क्षमता के अनुसार उन साधन सुविधा और अधिकारों का उपभोग करना चाहिए। दे शुड नॉट एक्सपेक्ट एनी हेल्प फ्रॉम द स्टेट और अदर मैकेनिज्म। किसी दूसरे तंत्र से या राज्य से किसी भी मदद की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दे शुड रिसीव द ऑल द राइट्स, मीन्स एंड अदर थिंग्स ऑन देयर ओन। दे शुड नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टेट और अदर एजेंसीज, अदर मैकेनिज्म फॉर हेल्प। अर्थात जो भी साधन सुविधाएं अधिकार हैं उसको अपने बल पर प्राप्त करना चाहिए, राज्य या समाज से किसी भी प्रकार की सहायता की अपेक्षा न करनी चाहिए। लेकिन ऐतिहासिक कारणों से ऐसा महसूस किया गया कि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐतिहासिक कारणों से साधन सुविधाहीन हैं और मात्र अपने प्रयास से समाज के अन्य वर्गों के करीब बराबर नहीं आ सकते, समाज के अन्य वर्गों के बराबर नहीं आ सकते। ऐसे में राज्य और समाज का यह दायित्व है कि ऐसे साधन सुविधाहीन लोगों को के बारे में सोचें, उनको मदद करें ताकि वे समाज के अन्य वर्गों के लोगों के बराबर आ सके। इसे ही सामाजिक न्याय कहा गया, इसे ही सामाजिक न्याय कहा गया। और इस सामाजिक न्याय की व्यवस्था को संविधान के तमाम अनुच्छेदों में, भाग 3 और भाग 4 में, और तथा उधर जाकर के 340, 41, 42, 335 से ही आगे इसको समाहित किया गया है। नीति निर्देशक तत्वों में मूल अधिकारों के अंतर्गत इस व्यवस्था को समाहित किया गया है। यही सामाजिक न्याय है, यही आज की प्रभावी धारा है जिसे हमारे संविधान, भारत के संविधान में भी अपनाया गया है। हमारी न्यायपालिका भी सामाजिक न्याय के सिद्धांत को अग्रसर कर रही है। इतनी बातें हमें आप लोगों से कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस पर करना था ताकि आप लोग एक नट सेल में समझ सकें कि जस्टिस क्या है और उसका कैसे कैसे उपयोग किन किन बातों के तहत किया जाता है। इसमें अगर कुछ किसी को पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ें। कुछ पूछना है? नहीं? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेचुरल लॉ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? नेचुरल लॉ is a divine law based on reason which principles are perpetual, mutual, unchangeable and beyond the limit of time and place. सुन रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। आप लोग तो ऐसे चुप अभी जब हम नेचुरल वो कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बता रहे थे तो हमने कहा कि आप लोग सोचा कुछ पूछेंगे आप लोग, लेकिन हमको लगा कि आप लोग केवल मोबाइल ऑन करके और
अपना म्यूट करके और हमें आवाज जा रही है और घर के सब काम निपटा रहे हो। प्राय ऐसा होता है, हम यहाँ भी No, देखते sir. हैं। No, sir. हम मैं यहाँ भी अपने फैकल्टी में देखता हूँ। हमारे अभी रिफ्रेशर कोर्स चल रहा था कहीं, हमारे कुछ टीचर्स बंधु जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो ऐसे ही रख करके अपना मेज पर हमारे ही कमरे में, हमारे ही चैम्बर में बैठे थे लोग और मोबाइल ऑन करके बात कर रहे थे, बतिया रहे थे। तो ये टेंडेंसी ऑफन यू पीपुल एक्वायर दिस टेंडेंसी। तो हमको ऐसा लगा, याद आ गया हमको एकाएक कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं जब पूछ रहा हूँ कि भाई कुछ पूछना है, कुछ जानकारी और लेनी है तो बताइए, लेकिन आप लोग कुछ बोले नहीं। तो हमने सोचा कि रिसर्च में ही फर्स्ट ट्रेनिंग यही है कि कैसे मूट करके घर का काम निपटाएं। एनीवे एनीवे हाँ, बोलने के लिए तो हम मिल ही गए हैं पांडे जी को, तो हम बोल रहे हैं, और बाकी आप लोग सुनने के लिए मिले हैं, तो आप लोग म्यूट करके अपना काम निपटाइए। खैर एनीवे, आइए अब नेचुरल लॉ के बारे में भी वही कहा जाता है कि नेचुरल लॉ इज डिवाइन लॉ बेस्ड ऑन रीजन विच प्रिंसिपल्स आर परपेचुअल म्यूचुअल एंड सेंसिबल एंड बियॉन्ड द लिमिट ऑफ टाइम एंड प्लेस। ये दो चीजें जो है, इसमें सबसे पहले चिंतक सुकरात आते हैं। उसने अरस्तु ने हालांकि यूनिवर्सल लॉ और स्पेशल लॉ कहा, सार्वलौकिक विधि और लिखित विधि। स्पेशल लॉ मतलब लिखित विधि, जिससे मनुष्य शासित होता है, और सार्वलौकिक विधि क्या है? अलिखित विधि है, जिसे सभी मनुष्यों में मान्यता प्राप्त है। वह है जो प्रकृति के अनुरूप, और चूंकि मनुष्य भी प्रकृति का अनुरूप अंग है, जिसके पास एक सक्रिय विवेक होता है और उस विवेक द्वारा वह न्याय के शाश्वत सिद्धांतों का पता लगा सकता है। यह बात सॉक्रेटिस ने कही थी, एक्टिव रीजन की बात सॉक्रेटिस ने कही थी कि मनुष्य प्रकृति का अंग है। मैन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर हु possess an active reason by which he can search out the perpetual principle of justice, natural principles of justice पता कर सकता है, और ऐसा करना उसका कर्तव्य भी है। मनुष्य की युक्ति, मैन्स रीजन इज अ पार्ट ऑफ नेचर। मनुष्य की युक्ति प्रकृति का अंग है, इसलिए युक्ति द्वारा पता लगाई विधि को प्राकृतिक विधि कहा गया। युक्ति द्वारा पता लगाई विधि को प्राकृतिक विधि या प्राकृतिक न्याय कहलाती है। और पॉजिटिव लॉ जो राज्य द्वारा बनाई जाती है, पॉजिटिव लॉ जो सक्षम विधायिका द्वारा बनाया जाए, चाहे वो संप्रभु द्वारा बनाया जाए, उसको पॉजिटिव लॉ कहते हैं। पॉजिटिव लॉ को अधिक से अधिक अपने में नैसर्गिक विधि को या प्राकृतिक विधि को समाविष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। यदि नेचुरल लॉ के कुछ विरोध में भी है पॉजिटिव लॉ, तो पालन तो पॉजिटिव लॉ का करना चाहिए उस स्थिति में। देखिए, एक चीज बता दें आपको, बड़ी अच्छी बात कहने जा रहे हैं। विधि का व्यवस्थित अध्ययन ग्रीक में ही हुआ था। विधि का व्यवस्थित अध्ययन रोम में हुआ था, ग्रीक में या कहीं यूनानी ग्रीक में ही हुआ था। व्यवस्थित अध्ययन रोमन लॉ हुआ। दो तरह के लॉज हम लोग देखते हैं, कॉमन लॉ एंड रोमन लॉ की बात करते हैं। रोम में व्यवस्थित अध्ययन हुआ, लेकिन रोमन्स बहुत होशियार थे। बात तो वो करते थे बहुत अच्छी अच्छी, सिद्धांत में वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते थे, लेकिन व्यवहार में दे कुडंट मिक्सअप
natural law with positive law. They follow the positive law. Even they speak about natural law. They preach about natural law. They preach about natural law, but they act according to positive law. They acted, they preached natural law, but they acted according to positive law. कैसे? हमेशा वो कहते थे कि प्राकृतिक विधि अच्छी है, विवेक से खोजी गई है, बुद्धि से खोजी गई है, बुद्धि की उपज है, इसलिए वह प्राकृतिक है। लेकिन बार बार कहते थे कि जो राज्य द्वारा बनाई गई विधि है, पालन उसका करो। पढ़ो पढ़ाओ नैसर्गिक विधि, पालन करो राज्य विधि। यही बात सुकरात ने भी किया। कहा कि मनुष्य के पास एक मनुष्य प्रकृति का अंग है, जिसके पास एक सक्रिय विवेक होता है, इसलिए विवेक द्वारा वह उस सत्य के एवं न्याय के नियम के शाश्वत नियमों का पता लगा सकता है। ऐसा करना उसका कर्तव्य है। चूंकि वह एक प्रकृति का अंग है, प्रकृति द्वारा विवेक प्रकृति का अंग है, इसलिए विवेक द्वारा पता लगाई गई विधि प्राकृतिक विधि है, ये भी कह दिया। लेकिन प्रश्न ये उठा कि अगर राज्य द्वारा बनाई गई विधि में प्राकृतिक विधि में विरोध हो तो क्या करना चाहिए? सुकरात कहता है कि ऐसी स्थिति में राज्य द्वारा बनाई गई विधि का पालन करना चाहिए। यह उसने कहा कि प्राकृतिक भौतिक विधि की बात है, प्राकृतिक नैतिक विधि भी होती है। यह कहता है कि मनुष्य में एक अंतर्दृष्टि होती है जो अच्छाई और बुराई को प्रकट करती है, और यह अंतर्दृष्टि ही उसे परम शाश्वत न्याय के नियमों का ज्ञान कराती है। और मानव अंतर्दृष्टि विधि को आंकने का आधार होता है, अर्थात अंतर्दृष्टि के आधार पर विधि का पता लगाओ, ये कहता है। लेकिन जब राज्य विधि का पालन होता है, तो जब उससे यह पूछा गया कि इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पॉजिटिव लॉ एंड नेचुरल लॉ व्हाट शुड बी डन, तो कहता है कि पॉजिटिव लॉ शुड बी फॉलोड, प्राकृतिक विधि का वो राज्य विधि का पालन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह विवेक की प्रेरणा होती है, यह विवेक की प्रेरणा होती है ऐसा करना। और इसीलिए उसने कारागार से भागने की बजाय सुकरात ने विष का प्याला पी लिया, विष का प्याला विषपान किया। वो कहता है कि पॉजिटिव लॉ का पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहता है विधि के उल्लंघन के स्थान पर उसमें सुधार करना चाहिए। कांट, हीगल, स्टेमलर, केल्सन, ये सभी उसी से विचार लिए करके आगे बढ़े हैं, ये सभी उसके ऋणी। लास्ट डेज ऑफ सॉक्रेटिस, जो प्लेटो के साथ उसका कन्वर्सेशन हुआ था, उसमें लास्ट डेज ऑफ सॉक्रेटिस में वो कहता है सुकरात कि राज्य का अस्तित्व उसकी विधि पर अवलंबित होता है। विधि जहां बुरी है वहां नागरिकों को उसमें सुधार की दलील पेश करनी चाहिए। फिर भी जब तक वह नागरिक बना रहता है वह विधि का अनुपालन करने के लिए बाध्य है। पलायन के बारे में सुकरात ने कहा कि उसका पलायन एथेंस की विधि व्यवस्था को अस्वीकार करना होगा। परिणाम क्या होगा? राज्य का विध्वंस हो जाएगा, और जो व्यक्तिगत तौर पर अन्याय सह लेने से ज्यादा विनाशकारी होगा, ज्यादा नुकसानदेह होगा। राज्य विधि की पालन के पीछे 3 कारण बताता है, 3 दलीलें पेश करता है। कहता है कि या तो राज्य छोड़कर ज्यादा अनुकूल जगह पर व्यक्ति को चला जाना चाहिए। अगर विधि को समझता है कि गलत है तो राज्य छोड़ दीजिए, अनुकूल जगह पर चले जाइए। या दूसरी बात वह कहता है कि अपने साथियों को विधि में परिवर्तन करने के लिए प्रभावित करिए, विधि में परिवर्तन कर दे राज्य,
और यदि इन दोनों में से कोई कार्य नहीं करते, न राज्य छोड़ करके जाते हैं, न अपने साथियों को में परिवर्तन करने के लिए मना पाते हैं, या दोनों कार्य करने में असफल हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, तो विधि के अनुपालन के अलावा कोई चारा नहीं है। अन्यथा वह राज्य की विधि को निष्फल बनाकर उस राज्य को तहस नहस कर देगा। इसलिए राज्य तहस नहस हो, इसके बजाय व्यक्तिगत अन्याय सह लीजिए। कहा विधि का पालन 3 कारणों से अपेक्षित है। पहला, जिस राज्य ने पाल पोस कर बड़ा किया उसकी सेवा करना या उसकी विधि का पालन करना नागरिकोचित कर्तव्य है। और दूसरा, विधि की विधिमान्यता को अस्वीकार करना यह राज्य की सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करने के समान है। विधि को अस्वीकार, राज्य की विधि को अस्वीकार करने से या विधि की विधिमान्यता को अस्वीकार करने से राज्य की व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। और तीसरा, विधि का अनुपालन न करना संविदा भंग के समान होगा, जो सतत राज्य में निवास करने में निहित है। आप अगर किसी राज्य में सतत निवास करते हैं तो आपके और राज्य के बीच एक इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है कि हम राज्य के कानून को मानेंगे। इन 3 कारणों से विधि का पालन अपेक्षित है। इसी बात को प्लेटो ने भी और अरस्तु ने आगे बढ़ाया, इसी सिद्धांत का समर्थन किया। अरस्तु ने भी इसी सिद्धांत को आधार बनाया। रोमन स्टोइक्स ने भी इसे अपना आधार बनाया, लेकिन वह संपूर्ण विश्व को कहा कि संपूर्ण विश्व एक युक्ति से शासित होता है। अब मनुष्य की युक्ति विश्वजनीन युक्ति का एक भाग है, यूनिवर्सल रीजन का एक पार्ट। कहा कि मनुष्य जब तक युक्ति के अनुसार होता है, रोमन स्टोइक्स कहते हैं कि मनुष्य, जिसमें सिसरो और जेनो आते हैं, सिसरो कहता है कि लॉ इज हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। विधि प्रकृति में मूलबद्ध श्रेष्ठतम युक्ति है। नेचुरल लॉ इज हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। प्राकृतिक विधि प्रकृति में मूलबद्ध श्रेष्ठतम युक्ति है। ये कहते हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक रूप से रहे। प्राकृतिक विधि यूनिवर्सल और सारे मनुष्यों पर आबद्ध कर होती है। राज्य की विधि को भी, पॉजिटिव लॉ को भी प्राकृतिक विधि के अनुरूप होना चाहिए। स्टेट मेड लॉ शुड बी इन अकॉर्डेंस टू नेचुरल लॉ। भारत में भी इसी सिद्धांत को मानते थे कि विधि ईश्वर की देन है, ईश्वर प्रदत्त है, वह श्रुति और स्मृतियों में दी गई है। राजा को केवल उस विधि को लागू करना होता है, वह स्वयं उससे आबद्ध है। यदि विधि विरुद्ध आचरण राजा करता है तो उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया जाना चाहिए। और इतिहास में तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसमें जहां राजा ने धर्म के अनुसार आचरण नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ है धर्मम वद सत्यम च। तो जो धर्म के अनुसार आचरण नहीं किया, ऐसे राजा को दंडित किया गया, उसके सिरोच्छेदन कर दिया गया। तो इस तरह से इसके बाद अंधयुग आता है। अंधयुग में सेंट ऑगस्टाइन इस युग के प्रतिनिधि मिलते हैं। इस युग के प्रतिनिधि सेंट ऑगस्टाइन हैं। सेंट ऑगस्टाइन ने प्राकृतिक विधि पर धार्मिक आधार से अपने विचार व्यक्त किया। सेंट ऑगस्टाइन expressed his view on natural law from the abstract plane of religion, abstract base of religion। तो वह धार्मिक आधार भूमि से प्राकृतिक विधि पर विचार किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह प्रकृति को जीते, प्रकृति को जीतना चाहिए।
उसने कहा कि विधि का उद्देश्य है ईश्वर के साथ संयोग कराना, ईश्वर के से मेल कराना। उन्होंने कहा कि भौतिक शरीर की भौतिक वृत्तियों का दमन करना चाहिए। शरीर प्रकृति मनुष्य को पथभ्रष्ट और दुराचारी बनाती है, इसलिए उसको जीता जाना चाहिए, प्रकृति को जीता जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य को पथभ्रष्ट और दुराचारी बनाती है। मनुष्य की सभी संस्थाओं को सेंट ऑगस्टाइन कहता है कि मनुष्य की सारी संस्थाएं, संपत्ति, सरकार, परिवार सब पाप से उत्पन्न है। और कहता है कि यदि मानवीय विधि ईश्वरीय विधि के विपरीत है तो मानवीय विधि की अवहेलना करनी चाहिए। यह पूर्व के स्थापित सिद्धांतों के विपरीत था। इसलिए मध्यकालीन पादरियों ने हालांकि इसमें सुधार किया। देखें, आप अगर देखें तो एक अंतर बताते हैं आपको। क्रिश्चियन रिलीजन हो चाहे इस्लामिक रिलीजन हो, सब में मनुष्य को पाप की उत्पत्ति मानते हैं। आदम और ईव, एडम और ईव, ये कहते हैं कि जब ईश्वर द्वारा वर्जित फल को स्वर्ग में खा लिया, वहां से उनको पृथ्वी पर भेज दिया गया, एक तरीके से नरक पर भेज दिया गया। यहाँ वह आए तो उनके संयोग से समूची कायनात, समूची मानवता विकसित हुई। इसी तरह से इस्लामिक रिलीजन में भी यही मानते हैं कि आदम और हव्वा, आदम और ईव का कंसेप्ट वहां भी लगा। लेकिन हिंदू धर्म में अगर आप आएंगे, सारे लिटरेचर सबने बहुत इस पर अध्ययन किया कि आखिर हिंदू रिलीजन में क्या है, ये कहां तक आगे चलता है। तो यहां हम पाते हैं कि नहीं साहब, यहां एक पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त होता है। हिंदू लॉ में आप पढ़ लीजिएगा, एक पुत्र अपने पिता के ऋण से मुक्त होता है जब वो खुद एक पुत्र पैदा कर देता है, तो अपने पितृ ऋण से वह मुक्त होता है। यहां यह कहा जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा। यहां मनुष्य की उत्पत्ति पुण्य से होती है, पाप से नहीं होती, कुकर्म से नहीं होती। लेकिन डार्क एज में अगर आप देखिए तो डार्क एज में सेंट ऑगस्टाइन कहता है कि संपत्ति, परिवार, ये सरकार सब पाप से उत्पन्न है, और यदि मानवीय विधि ईश्वरीय विधि के विरुद्ध है तो उसकी अवहेलना की जानी चाहिए। ये हालांकि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, जेनो, इन सब के द्वारा स्थापित विचारों के से यह विपरीत है, उन सिद्धांतों से विपरीत है। लेकिन मध्यकालीन ईसाई पादरियों ने इसमें अपेक्षित सुधार किया, और वह मध्यकालीन ईसाई पादरी आए सेंट थॉमस एक्विनास, संत थॉमस एक्विनास आए। उन्होंने प्राकृतिक विधि का नवीन सिद्धांत दिया। हालांकि इसने भी चर्च को प्रमुखता दिया, इसने भी धर्म को आधार बनाया, परंतु आदिकालीन ईसाई पादरियों, सेंट ऑगस्टाइन वगैरह की कट्टरता को त्याग दिया। थॉमस एक्विनास का विचार थोड़ा अधिक तर्कसंगत और प्रणालीबद्ध मिलता है। थॉमस एक्विनास ने 4 भागों में विधि को बांट दिया। एक हिस्से को उसने कहा, पहला उसने कहा कि 4 हिस्सों में बांटा, कहा परपेचुअल लॉ को उसने कहा कि इटर्नल लॉ, 4 हिस्सों में कानून को बांटा, कहा इटर्नल लॉ, इटर्नल लॉ के बाद कहा नेचुरल लॉ, नेचुरल लॉ के बाद डिवाइन लॉ, डिवाइन लॉ के बाद कहा मैन मेड लॉ। 4 हिस्सों में बांट दिया, ह्यूमन लॉ और मैन मेड लॉज। इटर्नल लॉ, वो कहते हैं कि यह ईश्वरीय महायोजना है, इट इज ब्लूप्रिंट ऑफ गॉड which was given by God to their prophets, पैगंबरों को मिला या देवदूतों को मिला।
देवदूतों को मिला। ईश्वरीय योजना, मानवता के लिए ईश्वर की का ब्लूप्रिंट जो देवदूतों को मिला। यह जैसे ईसा मसीह को मिला होगा, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहब को मिला होगा, या हमारे यहाँ हिंदू धर्म के अंतर्गत ब्रह्मा विष्णु महेश जी को मिला होगा, आदि शक्ति से, परमात्मा से। तो ये देवदूत जो हमारे जो भगवान रहे उनको मिला होगा। उसके बाद कहते हैं नेचुरल लॉ, इन देवदूतों द्वारा जो कुछ कहा गया होगा, जो कहा गया होगा, वह जिन लोगों द्वारा सुना गया होगा, वो जिन लोगों द्वारा सुना गया होगा, वे लोग उन लोगों द्वारा जब व्यक्त किया गया तो यह नेचुरल लॉ हुआ, प्राकृतिक विधि हुई। और उनमें से इन लोगों ने जितनी को लेखबद्ध कर दिया, जो चीजें लिपिबद्ध कर दी गई, जो जैसे जो देवदूत थे उन्होंने कुछ सुनाया वाणी से, कुछ लिपिबद्ध कर दिया, तो जितना सुनाया हिस्सा जिन लोगों ने सुना और उसको आगे बढ़ाया वह प्राकृतिक विधि हुई, और जो कुछ को लिपिबद्ध कर दिया गया वह डिवाइन लॉ हुई, दैवीय विधि। और चौथा, राज्य द्वारा, मनुष्यों द्वारा बनाई गई विधि। थॉमस एक्विनास कहता है कि जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई विधि है उस विधि को डिवाइन लॉ के अनुरूप होनी चाहिए, धर्म ग्रंथों की, डिवाइन लॉ का मतलब धर्म ग्रंथों की विधि, धर्म ग्रंथों की विधि के अनुरूप होना चाहिए। और धर्म ग्रंथों का प्रामाणिक निर्वचन करता कौन होता है? धर्म ग्रंथों का प्रामाणिक निर्वचन करता चर्च होता है, चर्च में बैठा पादरी होता है। इसलिए राज्य द्वारा बनाई गई विधि, मनुष्यों द्वारा बनाई गई विधि का अंतिम निर्वचन करता कौन होगा कि धर्म ग्रंथों के अनुरूप है या नहीं है? अंतिम निर्वचन करता पादरी होगा। जैसे हम लोग अपने संविधान के बारे में कहते हैं कि संविधान का अल्टीमेट इंटरप्रेटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उसी तरह से थॉमस एक्विनास के संविधान में जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई विधि है उसका वह धर्म ग्रंथों की विधि के अनुरूप होनी चाहिए। और धर्म ग्रंथों की विधि का अंतिम निर्वचन करता, प्रामाणिक निर्वचन करता चर्च है, चर्च में बैठा पादरी है। तो इस तरह से विध्यात्मक विधि पर भी, पॉजिटिव लॉ पर भी निर्णय करने का अधिकार चर्च का है, चर्च को है। तो ये उसने कहा कि ह्यूमन लॉ को डिवाइन लॉ के और नेचुरल लॉ के अनुरूप होना चाहिए, इस तरह से। और इस प्रकार सारी बनाई गई विधियों को इटर्नल लॉ के अनुरूप होना चाहिए। तो यह विधि के ऊपर चर्च के प्रभुत्व को इसने स्थापित कर दिया। लेकिन आदिकालीन पादरियों के विचारधारा को फिर भी कुछ हद तक इसने शिथिल किया, एक लचीला इंटरप्रिटेशन दिया, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को उचित माना थॉमस एक्विनास ने, जिसे आदिकालीन पादरी पाप मानते थे। तो इस तरह से प्राकृतिक विधि की बहुत ही तर्कसंगत और लचीला सिद्धांत खड़ा किया थॉमस एक्विनास ने। विधि के ऊपर चर्च को स्थापित करने की हिमायत किया, राजा को सीमित शक्तियां प्रदान किया, लेकिन फिर भी आजकालीन पादरियों की अपेक्षा एक लचीला सिद्धांत खड़ा किया, एक तर्कसंगत सिद्धांत खड़ा किया। इस सिद्धांत को पुनर्जागरण आंदोलन ने काफ़ी क्षति पहुंचाई, और पुनर्जागरण आंदोलन में तर्कनावाद युग का पुकार बन गया। ज्ञान के नवीन क्षेत्रों का विकास हुआ, वैज्ञानिक खोजों ने स्थापित मूल्यों को ध्वस्त कर दिया, वाणिज्यिक क्षेत्र में विकास हुआ, उपनिवेश नए नए स्थापित होने लगे, उपनिवेशों में के बीच में एक प्रतिस्पर्धा हुई, और उस प्रतिस्पर्धा के कारण राष्ट्रवाद की संकल्पना ने जन्म लिया, नेशनलिज्म की संकल्पना ने जन्म लिया।
और उस संकल्पना का जिसका आधार यह था कि वाणिज्य वर्गों को राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली होना चाहिए। ये आधार राष्ट्रवाद का आधार बना कि राज्य को अत्यधिक शक्तिशाली होना चाहिए। तो इस तरह से व्यापार वाणिज्य के बढ़ते क्षेत्रों ने, बढ़ते उपनिवेशों ने, कॉलोनीज ने, ज्ञान के नए क्षेत्रों ने, राष्ट्रवाद की भावना ने चर्च के प्रभुत्व को उखाड़ फेंका और एक नए युग की का यहाँ से प्रवर्तन हुआ और वह युग जाना जाता है पुनर्जागरण काल के नाम से, जिसमें समाज का आधार सामाजिक संविदा है, यह बात लेकर के आगे बढ़ी। हालांकि इसका आधार भी युक्त थी, लेकिन ऐसी युक्ति सेकुलर युक्ति थी, न कि रिलीजियस युक्ति थी। और इस सेकुलर युग में सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज का एरा आया, जिसमें हाब्स, लॉक, रूसो ने अपने विचारों का प्रतिपादन किया। ठीक है, अब इस पर आज यही विराम। आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो पूछ लें, नहीं तो फिर कल हम लोग फिर मिलते हैं। कल फिर इसका रेस्ट पोर्शन हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ पूछना है किसी को? मयूरी सिंह जी सुन पा रही हैं? हेलो, हेलो, कुछ सुन पा रहे हैं आप लोग? सवनेन्द्र जी, मोना जी, आप लोग रूबरू हुए? हाँ, आज का लेक्चर यही मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। कल फिर हम लोग इस इकट्ठा होंगे 10 से 11:30 तक। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो हमसे बता दें। कोई भी क्वेरी हो आप लोगों को। Sir, I have a query. आया Was in respect of natural law, was how was as Socrates and Plato and Aristotle have put up their faith on reason. They have said that in natural law, reason also played a more important role in addition to the concept of divine interpretation. मतलब उन्होंने एक सामंजस्य बनाने की कोशिश की थी कि मोरल की रीजन एंड डिवाइनिटी से ही एक स्टेट का एक लॉ का अथॉरिटी होती है। तो उसके बाद सर क्रिश्चियनिटी में आगे आया। क्रिश्चियनिटी ने इस चीज को बिल्कुल उलट कर दिया, जो कि थॉमस एक्विनास हैं और इन सब ने जैसे कि उन्होंने कहा कि द लॉ शुड बी बेस्ड ऑन मोरालिटी एंड No, 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 लेटर no, ऑन nowhere they have said that law should be based on morality. They सर they they explained their thoughts purely on the religious ground. तो सर रिलीजन में तो कुछ कुछ पर्सपेक्टिव मोरालिटी का रहता है, क्योंकि जो थोड़ी सा मैं गलत हो सकता हूँ कि रिलीजन अगर रिलीजियस नहीं है, अकॉर्डिंग इफ अ पर्सन इज रिलीजियस देन नॉन रिलीजियस पर्सन अकॉर्डिंग टू हिम इज नॉट अ मॉरल पर्सन। No, no, morality is another thing. देखिए, जब आप स्टडी करेंगे तो यस सर। क्रिश्चियनिटी में एक कन्फेशन का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी को मार दिया, हत्या कर दिया, पाप कर दिया, तो जाइए कन्फेस कर लीजिए, आपका जो है वो रॉन्ग जो है वो माफ कर दिया जाएगा, एक्सक्यूज हो जाएगा। सो इट रॉन्ग वाज करना मोर मोरल है। बेस्ड ऑन
या Yes, उसको yes. इस तरह से माफ कर देना, माफी मांग लेना, चर्च में जाकर के कन्फेस कर लेना, ये मोरल है? तो मोरलिटी इज द realm ऑफ मोरलिटी इज अनदर थिंग. Okay, sir. In Christianity, almost I don't think we should not amalgamate these the both concepts. To some Okay. extent, morality is there. Yeah. Morality, content of morality, no doubt, it exists in the law, in religion, but you can't say that a religion is solely based on morality. Morality Okay, sir. may be a part of a religion, but not at all. Whereas Socrates, Plato, and Aristotle, they Yes, said sir. that reason, they emphasized on reason. And reason means you have an insight. आपके पास एक अंतर्दृष्टि होती है, on the basis of which you can adjust the goodness and badness of any divine rule or any state made law or any other thing. वो कहते हैं कि जो Yes. डिवाइन लॉ भी है, डिवाइन रूल भी है, उसको भी आप अपने बुद्धि की शक्ति से, अपने तर्क की शक्ति से, अपने रीजन से उसको परसीव करिए, उसमें कितनी अच्छाई है, कितनी बुराई. अच्छाई और बुराई में अंतर करने में वह रीजन, आपका आपका विवेक आपकी सहायता करता है. और उस विवेक के आधार पर आप एडजस्ट करिए कि कितना उसमें से एडाप्टेबल है, कितना आपको परसीवेबल है, कितना उसमें आप ग्रहणीय है, वो आप करिए. Okay, वो sir. वो ब्लाइंड फेथ नहीं देते हैं, वो दे वर फिलोसोफर. और वो किसी एब्स्ट्रैक्ट थ्योरी को नहीं कहते हैं कि इस थ्योरी को एब्स्ट्रैक्ट आप मान लीजिए. वो कहते हैं कि यू हैव एन इनसाइट. उस इनसाइट के आधार पर, उस रीजन के आधार पर आप उसको एडजस्ट करिए. ओके. Yes, yes. अनदर. मैम आपका माइक म्यूटेड है. मोना जी, अनम्यूट योरसेल्फ. Unmute your mic. आवाज नहीं आ रही है. हेलो। आवाज नहीं आ रही है. मोना मैम एक बार अनम्यूट कर लीजिए उसको वहां से, नीचे से. आवाज नहीं आ रही है. तो मे बी उनका माइक सिंक्रोनाइज नहीं होगा, ये आवाज नहीं आ रही, उनकी सेटिंग्स चेंज. हेलो। हाँ, होता है. रिकनेक्ट हो रहा है। हाँ, अभी अभी आवाज आई थी आपकी. हाँ मैम, आवाज अभी आवाज आई थी.